हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर आप लोगों के लिए कानून से संबंधित जानकारी लेकर नए नए वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि समाज के सभी लोग कानूनी जानकारी से अवगत हो सकें। साथियों, हमें जीवन में कभी न कभी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं। तो मेरा इन वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कानून के बारे में जान सकें और कानूनी जानकारी ले सकें। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। साथियों, ये बहुत पुराना एक्ट है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। आपको देख ही रहे कि 1872 के बहुत पुराना, तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। और इस एक्ट में हम बताएंगे कि संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और एग्रीमेंट यानी करार क्या होता है। और साथियों, मैं बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब बना था, तो इसके साथ में बहुत सारे और, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, और आपका ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था। तो बाद में ये इनके लिए एक स्वतंत्र एक्ट बना दिया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग नहीं रहा। तो आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। साथियों, पहले तो आप को मुझे ये समझाना है, आप ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट कुछ भी हो, कोई भी एग्रीमेंट किया जाए, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाए। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इस एक्ट की सेक्शन 10 में बताए गए हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के 4 मुख्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तब वो अगर चारों फुलफिल हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड माना जाता है, और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। तो उसमें सबसे पहला तो जो तथ्य है वो है स्वतंत्र सहमति। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट या करार होता है, तो उन दोनों के बीच में इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दबाव में एग्रीमेंट कर लिया, रिवॉल्वर की नोक पे एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट किया गया है तो वो एग्रीमेंट इनवैलिड है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो एक तो तत्व है, मुख्य तत्व, स्वतंत्र सहमति। दूसरा है वैध उद्देश्य। उसका जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें उसका जो उद्देश्य है, एम है, वो पूरा लीगल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दो लोगों के बीच में स्मगलिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, चरस बेचने के लिए हो जाए, अफीम बेचने के लिए हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ये एग्रीमेंट, ये करार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आ जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रतिफल। कोई भी एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब उसमें प्रतिफल यानी कंसिडरेशन हो। एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे सेल का एग्रीमेंट है, भैया हम आपको कोई वस्तु देंगे, आप हमें उसका पेमेंट करोगे, तो यहाँ पर प्रतिफल हो रहा है, कंसिडरेशन हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वो एक संविदा नहीं हो सकता है, वो फिर एक सेल डीड हो जाता है, दान पत्र हो जाता है। कोई चीज़ अगर आप फ्री में दे रहे हो, उसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना होके दान पत्र हो जाएगा, दान हो जाएगा। और जो उसका चौथा महत्वपूर्ण तत्व है कि वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सक्षम होने चाहिए। सक्षम से यहाँ पर मतलब ये है, मैं उदाहरण देके आपको बताऊं कि कब व्यक्ति सक्षम होता है। अब एक पागल व्यक्ति किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर दे, अर्धविक्षिप्त कोई व्यक्ति किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर दे, या माइनर यानी बच्चा कोई किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तो वो जो बच्चा है या वो पागल व्यक्ति है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये जो बताए गए 4 एलिमेंट हैं,
अगर किसी करार में विद्यमान है, किसी करार में एग्जिस्ट करते हैं तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब ये टॉपिक पे मुझे आज वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमारे बहुत से साथी हमसे पूछते रहते हैं कि सर ये हमने तो अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पत्नी के साथ में ये एग्रीमेंट कर लिया है, उसने पहले कंप्लेंट की थी, फिर हमारा समझौता हो गया, समझौता होने के बाद हम दोनों लोगों ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम फ्यूचर में अब एक दूसरे के खिलाफ कभी केस नहीं करेंगे, कभी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, इस टाइप का एग्रीमेंट। वो पूछते हैं सर ये इसका कोई ये हमारे लिए फ़ायदा करेगा? मैं उनको बताता हूँ कि भाई साहब ये इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट शून्य है, जीरो है, वाइड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है कि इसमें सबसे पहली बात तो वही बात है कि इसमें कोई प्रतिफल नहीं है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो इन्फोर्सबिलिटी मतलब कानून के द्वारा वो लागू किया जा सके। मान लो अगर हम दो लोगों के बीच में, मान लो मैंने ही उदाहरण के लिए किसी के साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया कि भाई हम आपको ये चीज़ बेचेंगे, देंगे, और बाद में हम उस चीज़ से मुकर गए तो वो कोर्ट में हमें हमारे खिलाफ वाद ला के और उसका प्रतिफल ले सकता है हमसे, उसका जो कंपनसेशन हुआ है वो मांग सकता है, क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पत्नी के बीच में इस टाइप का एग्रीमेंट किया है कि हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, केस नहीं करेंगे आगे, झूठे ये सब नहीं करेंगे, तो इसमें अगर दो पत्नी या पति दोनों में से कोई भी एक फिर दोबारा केस कर देता है तो आप कोर्ट का इसका कैसे निर्णय करेगा? तो ये मतलब शून्य एग्रीमेंट है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि इस टाइप के एग्रीमेंट बिल्कुल मतलब जीरो वैल्यू है कानून की नज़रों में और इनका कोई महत्व नहीं है। कृपया आप इस टाइप की एग्रीमेंट करने से बचें, और क्योंकि इसमें न तो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी है, न तो इसमें कंसिडरेशन है, इसलिए ये इस भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत इनका कोई महत्व नहीं है। और अब उदाहरण के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे डाइवोर्स है, डाइवोर्स के केस में देर हो रही है, उन्होंने नोटरी के द्वारा एक आपस में बना लिया एग्रीमेंट कि भाई हम एक दूसरे को अपनी स्वतंत्र सहमति से हम तलाक ले रहे हैं, विवाह विच्छेद कर रहे हैं, और नोटरी करा ली। नोटरी महोदय भी तुरंत अपना नोटराइज कर देते हैं उसको। तो ये क्या वैलिड है? नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं है। जब तक कि कोर्ट के द्वारा आपको डाइवोर्स की डिक्री नहीं मिल जाती है, तब तक आपकी इस तरह की नोटराइज की हुई जो एग्रीमेंट है उससे अगर आपने विवाह विच्छेद किया है तो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कानूनन इसका कोई महत्व नहीं है। तो साथियों, आप लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने ये आज कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक लिया था। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जो रेड बटन है उसको दबा दें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और साथियों, अंत में मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि बेल आइकन को दबा दें और अपने साथी, इष्ट मित्र सभी को हमारे वीडियो शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे लाभान्वित हो सकें और कानून की जानकारी प्राप्त कर सकें। और मैं इस पर संविदा पे फिर कभी और एक लंबा वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इसके टॉपिक के लिए, आज तक की जानकारी के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो नई जानकारी के साथ फिर मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।